नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी हिस्ट्री सीरीज़ ऑन दिस चैनल। मैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा हूं महेश कुमार बनवाल की हिस्ट्री बुक से, और इस सीरीज़ में मैं आपको हर चैप्टर सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर आप भी हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं या यूपीएससी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है। हर वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक है उस सभी का इसमें नोट्स है। तो चलिए इसी से हम शुरू करते हैं। तो इसका ऑथर है महेश कुमार बनवाल। तो इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही बड़ा है। इस बुक का जितना सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है अपना एंशिएंट इंडिया, फिर सेकंड है मेडिवल इंडिया, और फिर थर्ड में आता है अपना मॉडर्न इंडिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंशिएंट इंडिया से। तो एंशिएंट इंडिया का फर्स्ट चैप्टर है टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो चलिए इसे पहले पढ़ते हैं। History is an important record of events of the past, a meaningful story of mankind depicting the details of what happened to man in all their aspects, in the life of a social group, in the light of present happenings and why it happens. It mainly deals with the human world. तो यहाँ पे मेनली बताया गया है कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री एक रिकॉर्ड बुक है, एक रिकॉर्ड है जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी गई है जो पास्ट में हुई है। पास्ट उसे कहते हैं जो बीत गया। तो इसमें एक मीनिंगफुल स्टोरी बताई गई है, एक कहानी है जिसका पूरा मतलब निकलता है, और उसमें ये सब है जो हमारे पूर्वज थे उन्हें क्या हुआ हिस्ट्री में, पास्ट में उन्हें क्या हुआ वो इसमें है, और वो क्यों हुआ वो भी बताया गया है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जो बताया गया है, हिस्ट्री, द वर्ड हिस्ट्री एन इंग्लिश वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसे लिया गया है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इंक्वायरी वो जो पुलिस वगैरह करते हैं ना, इंक्वायरी वो हो गई, मतलब कि खोजबीन से पता करना, और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जो हमें पता चलता है खोजबीन करने से, उसे फिर हिस्ट्री कहा जाता है। तो अगला पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक एंड थ्रू स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द सोर्सेज अवेलेबल फॉर इट्स स्टडी। तो अगर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को अगर सिस्टमैटिक बढ़िया ढंग से पढ़ना है तो वो डिपेंड करता है उसके सोर्सेस के ऊपर। तो जितना बढ़िया हमें उस सब्जेक्ट का सोर्सेस मिलेगा उतने बढ़िया से हम उसे पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस आर दोज विच हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट्स एंड टू मेक अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल एंड साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस वो होते हैं जिनसे हमें उन चीज़ों के बारे में पता चलता है जो पास्ट में हुई है, जिससे हम एक प्रॉपर बना सकते हैं हिस्ट्री। देयर आर अबंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल टू मेक अ प्रॉपर एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल सोर्सेज आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो यहाँ पे मेनली बताया गया है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। एक है अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है अपना लिटरेरी सोर्सेज। तो अब चलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं हम। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, द पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजी इज टू थ्रो लाइट ऑन द पास्ट। दिस इज डन थ्रू डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजी जो है उसका पर्पस है पास्ट के बारे में जानना, और ये मुमकिन होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के को डिस्कवर करने से। तो आर्कियोलॉजी द वर्ड है उसका यहाँ पे मतलब दिया गया।
The science which enables us to dig the old mounds in a systematic manner and to form an idea of the material life of the people is called archaeology. तो archaeology का मतलब होता है कि ज़मीन को खोदना, उसमें से जो हमें चीज़ें मिलती है उनका बढ़िया से जांच करना, जिससे हमें उसके बारे में पता चलता है, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड ऑल फिजिकल एविडेंस ऑफ पास्ट कल्चर लाइक एंशिएंट रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स recovered as a result of excavation and exploration. Skeletal remains, the ruins of buildings and tombs, artifacts such as pottery, weapons, tools and coins, inscriptions and stone carvings and dumps. तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं वो फिजिकल रहते हैं, मतलब कि जिन्हें हम छू सकते हैं, वो फिजिकली होते हैं। फिजिकली एविडेंसेस ऑफ पास्ट कल्चर, जैसे कि एंशिएंट रिमेन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि अपना लाल किला, ताजमहल, ये भी तो मॉन्यूमेंट्स ही है पास्ट के। इनसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, जो कि हमें एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन के द्वारा मिलती है। और इसमें और भी आ जाएगा स्केलेटल रिमेन्स, कंकाल वगैरह जो हमें मिलते हैं, रूइंस ऑफ बिल्डिंग्स, खंडर जो हमें मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स सच एज पोटरी, वेपन्स, टूल्स एंड कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सब चीज़ें हो गई। Some archaeologists even work underwater to find sources on the seabed such as ancient shipwrecks. तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं जो समुद्र की गहराइयों, समुद्र के नीचे भी एक्सप्लोरेशन करते हैं, ताकि उन्हें कुछ एंशिएंट शिपरेक्स मिल सके, जैसे कि पुराने जहाज़, जैसे कि टाइटैनिक वगैरह। These sources give more reliable and authentic information in comparison to the information derived from other sources. तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रहते हैं, इनसे हमें ज़्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है बाकी चीज़ों के अलावा। These archaeological remains are subjected to scientific examination, which is done by radiocarbon dating, pollen analysis and dendrochronology. तो ये जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिलते हैं, उनके बारे में हम रेडियोकार्बन डेटिंग के द्वारा जानते हैं, उनके बारे में हम पता लगाते हैं, पोलन एनालिसिस और डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये कुछ साइंटिफिक एग्जामिनेशन होते हैं जो इन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ डेटिंग इन हिस्ट्री। तो इन्हीं सब से हमें पता चलता है कि वो चीज़ें कौन से ईयर की है। मान के चलो अगर हमें कुछ मिला तो इन सब से हमें पता चलता है कि वो कौन सी ईयर की है, जैसे कि 1600 की है, 1681 की है, ऐसे। तो फर्स्ट में आता है अपना रेडियोकार्बन डेटिंग। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कार्बन 14 इज़ अ वीक रेडियोएक्टिव isotop of carbon, also known as radiocarbon. It is a method that provides age estimates of carbon-based materials that are found in living organisms. An age could be estimated by measuring the amount of carbon-14 present in the sample and comparing this against an internationally used reference standard. तो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है कि एक कार्बन 14 होता है, वो एक रेडियो एक्टिव इसोटोप है कार्बन का, उसे रेडियो कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो इससे हमें उस मटेरियल का एज पता चल सकता है, वो भी एस्टिमेट रहता है, फिक्स नहीं रहता है, एस्टिमेट हमें एज पता चलता है। और ये जो रहता है कार्बन 14, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, सभी चीज़ों में रहता है ये। और इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें कितना कार्बन 14 है, फिर एक आता है इंटरनेशनल यूज रेफरेंस स्टैंडर्ड, उससे हम फिर कंपेयर करते हैं और फिर हमें उसके एज का पता चलता है। फिर अगला आता है द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज़ नोन थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट्स रेसिड्यूज एंड स्पेशली थ्रू पोलन एनालिसिस। तो जो क्लाइमेट और वेजिटेशन का हिस्ट्री रहता है वो हमें मेनली पोलन एनालिसिस के द्वारा पता चलता है। और यही पोलन
पोलन एनालिसिस के बेसिस पे हमें बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है वो राजस्थान और कश्मीर में 7000 से 6000 BC के बीच में प्रैक्टिस किया गया था। मतलब कि राजस्थान और कश्मीर में एग्रीकल्चर 7000 to 6000 BC में स्टार्ट हुआ होगा। फिर अगला आता है अनदर डेटिंग मेथड इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। It refers to the number of tree rings in wood. By counting the number of tree rings in the wood, the date of the wood could be arrived. तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है, उसमें ट्री रिंग्स जो वुड में ट्री रिंग्स रहते हैं उन्हें काउंट किया जाता है। उससे हमें वुड का डेट पता चल सकता है कि वो कितना 1000 साल या फिर कितने साल पुराना है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे डेटिंग इन हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स के बारे में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।